देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत देहरादून में सचिवालय कूच किया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में ढकेलने का काम कर रही है, तो वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है और इसके अलावा राज्य सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है जो रिटायर होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूहगा के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन चला रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ भी देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को अग्निवीर योजना को वापस देकर युवाओं को सेना में स्थायी रूप से भर्ती देनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर आप डालिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत सचिवालय का कूच किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं। पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमने नशा लेने के लिए काम बनाया, रोजगार देगी, नौकरी देगी, आज हजारों की संख्या में शासन का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की। जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम है। जहाँ अमित शाह नरेंद्र मोदी के मित्र के कोर्ट में 3,000 करोड़ की शराब नशा पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड के गांव कस्बों में नशा पहुंच गया है। वहीं हाकम सिंह जैसे लोग पैदा बीजेपी ने किए, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, PET के पेपर लीक, और दूसरी तरफ अगर आते हैं कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का रास्ता भी बंद कर दिया, अग्निवीर योजना लागे, SSB के सिविल वर्दी को खत्म कर दिया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिससे रोजगार खत्म हुआ है, इसीलिए आंदोलन। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है और जब राज्य बना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने वायदे के अनुसार उत्तराखंड राज्य का गठन किया और राज्य गठन के पश्चात जो पहली सरकार बनी वो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ की बुनियाद रखी है, किस तरह से यहाँ का जो है विकास की एक रोड मैप तय किया है, तो कांग्रेस अगर नशा बढ़ रहा है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था, वहाँ श्रद्धेय YS परमार जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहाँ की विकास की भूमिका को स्थापित किया था, तय किया था। तो इसी तरह से जब कोई नवोदित राज्य बनता है तो उसमें शुरू में क्या दिशा रहती है, क्या उसके लिए रोड मैप तय होता है विकास के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और शुरू के 5 साल उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को दिए और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्देशन में राज्य ने आगे बढ़ा है। तो जो जो उन्होंने दिशा तय की उसका उनका भी पूरी भूमिका है। वहीं एक ओर जहां विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी बवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के
भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है जो रिटायर्ड होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह गा के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन कर रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ भी देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में प्रकट किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो हैं वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। इसका मतलब जो है मुंह की खा चुकी है और जीएसटी की तरह अब अग्निवीर योजना में भी संशोधन पर संशोधन होते रहेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो नीतियां बना रही हैं वो फुल प्रूफ नहीं हो रही हैं, उनमें ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, होमवर्क नहीं किया जा रहा है। पहले उसको जनता पर लागू कर दिया जा रहा है और प्रयोगशाला जनता को बनाया है। अब अग्निवीर में उनको खुद ही लूप होल्स नजर आने लगे और उनके खुद में आने लगा कि अग्निवीर योजना के चलते युवाओं में खासा आक्रोश पनप रहा है और अब वो आरक्षण की बात करने लगे हैं। तो किस किस को आरक्षण इस देश के अंदर मिलेगा? पहले आप जो है जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां वहां उनको सरकारी नौकरियों का वादा करके आ गए हैं। तो अगर सरकारी नौकरी देनी ही है अग्निवीरों को, हरियाणा चुनाव में आपने वही वादा किया। दूसरे जो सैन्य प्रधान प्रदेश हैं वहाँ आपने कहा कि अग्निवीर जैसे ही सेना की नौकरी पूरी करके आएंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी यदि देनी है तो उनको फुल टर्म फौज में दे दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ अब दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती जा रही है। अगर आरक्षण मिल रहा है तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? एक तरफ तो कांग्रेस आरक्षण के लिए पूरे देश में बिगुल बजा रही है, दूसरी तरफ आरक्षण दे रहे हैं तो उससे परेशानियां हो रही है। तो इतना पेट में क्यों दर्द है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले तो कोई गलत बात नहीं है। अगर कांग्रेस इस प्रकार की अपने गलत बयानबाजी से, गलत शब्दों से अगर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और प्रदेश के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को घर घर तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को हर वो सुविधा देने की कोशिश कर रही है जिसका उनको पूरा अधिकार है और इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सरकार भली भांति अच्छी प्रकार से काम कर रही है और इतिहास रचने का काम हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब अग्निवीर की बात हो रही थी हम इसका भी विरोध कर रहे थे। अग्निवीर की जो व्यवस्था है सरकार की, ये तो केंद्र सरकार की ये व्यवस्था बिल्कुल गलत थी। लेकिन जब एक बार कुछ न कुछ जहां बेरोजगारी बढ़ रही थी, जहां कुछ न कुछ उनको रोजगार मिल रहा था, वहां पर ये मान के चलें कि भैया रोजगार 3-4 साल के लिए तो सही। लेकिन अब जब उनको आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है तो एक तरफ तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि बेरोजगारी की जो मिड लाइफ में वो बाहर घर आता है तो उसको रोजगार की अवस्था तो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कुछ न कुछ काम करके आगे आया उसके बाद सरकार ने थोड़ा बहुत उसको फिर पुनर्जीव का निभाने के लिए पैसा भी दे दिया। ऐसी स्थिति में जो हमारे बिल्कुल युवा जो पीछे लाइन में खड़े हैं उनका जो उनके भविष्य पर खिलवाड़ के उनके भविष्य के तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास बेरोजगारी घटाने के बजाय और भी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना इसमें आ रही है। एक तरफ ये युवा है जो आर्मी से 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आया हुआ, एक तरफ वो युवा है जो जिंदगी के फिर अपने करियर को शुरू करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अग्निवीरों और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार कितनों को आरक्षण का लाभ देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास
बातों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। नवीन प्रशाली साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत नवीन जी के साथ में करेंगे। नवीन जी, अग्निवीरों को लेकर बड़ा बवाल हमने देखा देश भर में, जब ये योजना आई थी उस दौरान ही देखने को मिला था, लेकिन अब अग्निवीरों के लिए और क्या नया सोच रही है? और दूसरी बात कि भाजपा सरकार पर युवाओं को नशे में ढकेलने का आरोप आपके विपक्षी दल लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो पहले ही बड़ा मुद्दा था। जी गरिमा जी, विपक्ष इस वक्त बहुत कंफ्यूज है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अगर हम आरक्षण देने की बात करते हैं अग्निवीरों को तो वो उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। और जो प्रशिक्षित है, आर्मी जैसा इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं कि वहां से चरित्र निर्माण होता है और आर्मी से जो उनको 4 साल का प्रशिक्षण मिल रहा है वो अलग अलग सेक्टर्स में मिल रहा है, उसी का इस्तेमाल सरकार यहाँ पर करना चाहती है। तो उनको हो सकता है कि बहुत सारी एजेंसियों, बहुत सारे सेक्टर्स में उनकी उपयोगिता हो सकती है, जैसे सुरक्षा क्षेत्र में है, आप इसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, मेडिकल में है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन में, बहुत सारी जगहों पर। क्योंकि काम करने के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, एक डिसिप्लिन, अनुशासन, और दूसरा एटीट्यूड, नजरिया। तो जब आर्मी जैसे इंस्टीट्यूट में ये बच्चे काम करके 4 साल आएंगे, देश सेवा करके आएंगे, तो उनके पास एक नजरिया होता है, उनके पास एक अनुशासन होता है। तो उसका उपयोग करके हम उत्तराखंड की प्रगति और इस देश की प्रगति में उनको लाएं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अग्निवीर जब योजना चली थी तब भी विपक्ष ने विरोध किया था, क्योंकि वो उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाई थी। अग्निवीर का उद्देश्य ये था कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय सेना को यंग बनाना और भारतीय सेना में के प्रति युवाओं को अधिक प्रेरित करना, और उन्हीं में से कुछ परमानेंट आर्मी में जाएंगे और जो लोग निकल के आएंगे वो देश सेवा अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। ये इसका उद्देश्य था। और बहुत सारे देशों में सभी युवाओं को मैंडेटरी होता है देश सेवा करना। तो हमारे देश में भी जब 15,000 किलोमीटर की बॉर्डर, अब इन्फेंट्री बॉर्डर है और 7,500 किलोमीटर का आपका वाटर बॉर्डर है, तो आप देख सकते हैं कि इतने लंबे बॉर्डर को कवर करने के लिए हमें बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ती है, और सेना एक लिमिटेड उसमें रखी जा सकती है। हमने सेना के नंबर को कम नहीं किया, हमने सेना को कई प्रकार से बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत भी जब सबसे ज्यादा फोकस किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आर्मी की स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए किया गया, और जिसका परिणाम है कि आज हम डिफेंस सेक्टर में सबसे आगे बढ़ने की कतार में खड़े हैं और दुनिया में अपने जो साजो सामान बेच रहे हैं। तो आज दुनिया चकित है भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हुए। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों का सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार का सीधा सा फोकस है कि विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत के लिए सभी लोगों को विकसित करना। जो जितना ट्रेंड होगा उसको उतनी ज्यादा अच्छी जगह पर अपने आप जगह मिलेगी। जी गरिमा जी। ठीक है, शिषपाल सिंह बिष्ट जी का रुख कर लेते। शिषपाल जी, बेरोजगारों को पूरी तरीके से रोजगार देने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या बाकी के विरोधी दल कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है और लगातार जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार घूम रहे हैं, पलायन भी इसी के चलते बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड में बेरोजगारों के क्या हाल है आप बेरोजगारों से पूछिए, और निश्चित तौर पर जो बेरोजगारों का धरना चल रहा है, जो बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है, वो अपने आप में सारी स्थिति बयां करता है। बेरोजगार कार्यालयों में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों की फौज क्यों खड़ी है, अगर इतने रोजगार भाजपा सरकार ने दे दिए हैं। और जहां तक अग्निवीर योजना का मामला है, इसमें हमारा रुख पहले से स्पष्ट है। हम कह रहे हैं कि योजना सेना और देश दोनों के हित में नहीं है। आप सेना का पुराना स्वरूप बहाल कीजिए और पूर्णकालिक सैनिक की भर्ती कीजिए। 4 साल की अग्निवीर योजना किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप इस पे तो जो है कोई स्टैंड ले नहीं रहे, और कांग्रेस पार्टी लगातार रोजगार पर मुखर है और बेरोजगारों से कोई संवाद सरकार का चल नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है सरकार अपनी पीठ थपथपाने का भले ही काम कर रही हो कि साहब हम जो है इसको आरक्षण दे रहे हैं, उसको आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से आरक्षण निर्धारित है उनको उसका कितना लाभ मिल रहा है, ये भी एक डिबेटेबल इशू है गरिमा जी। तो लगातार जो भाजपा सरकार के दावे हैं, इनके जो वादे हैं, वो सब के सब झूठे हैं, सारों के सब कागजी हैं। स्थिति ये है कि आज घर घर में बेरोजगारों की फौज है, और उत्तराखंड तो गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट का घर है। हमारे नौजवान को गर्व होता था
जब उस सेना में किसी भी रेजिमेंट में भर्ती होता था तो उसको लगता था कि मैं जो हूँ देश की सीमा पर जा रहा हूँ देश की रक्षा के लिए। और बिल्कुल जो है यहाँ पर इसीलिए आप देखिए कि देशभक्ति का माहौल भी प्रचंड तरीके से घर घर में है। लेकिन 4 साल का अग्निवीर योजना, वो नौजवान जो 8 साल में परिपक्व सैनिक बनता था 4 साल में रिटायर होकर घर आ रहा है। अब आप कह रहे हैं साहब हम उसको आरक्षण दे रहे हैं। भाई आपने उसको पहले अस्थायी रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने उसको पूर्णकालिक सेना में भर्ती होने का अवसर क्यों छीना? ये बड़ा सवाल है और लगातार इसका विरोध हो रहा है। अभी तक इस योजना को किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं और की भी नहीं जा सकती, क्योंकि न सेना के हित में न देश के हित में हम अपनी बात पे आज भी अड़िग है। और निश्चित तौर पर हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप उससे भी रोजगार के अवसर छीन रहे हैं, आप उसको रोजगार दे नहीं पा रहे। पेपर लीक प्रकरण से जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इस अवधि में जो लोग ओवर एज हो गए उसके बारे में आज तक सरकार का कोई स्टैंड सामने नहीं आया। लगातार बेरोजगार की इसकी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार के कान पे जो नहीं रेग रहा। तो भाई आपके जो है अपनी पीठ थपाने का कारण क्या है? वो बेरोजगार अगर समझ जाते, बेरोजगार अगर इस बात से सहमत होते कि भाई रोजगार की बाढ़ बह गई, उत्तराखंड में अब कोई बेरोजगार नहीं है और सरकार ने तो बिल्कुल चारों ओर से चौमुखी विकास कर दिया और बेकार में जो है बेरोजगारी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, विपक्ष बिना बात के मुद्दे उठा रहा है। ये बात तो है नहीं ना गरिमा जी। हकीकत यही है कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है, सरकार जो है प्रदेश का विकास करने में भी विफल रही है। आज कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है और बेरोजगारी का मुद्दा आज इतना बड़ा है कि भाजपा सरकार जितने भी झूठे दावे करे और कोई भी जो है बेरोजगारी उससे सहमत नहीं है। विपक्ष के देश पर सहमत होने का सवाल नहीं है और इस सवाल का जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। और हम जो सेना का मामला है, हम अग्निवीर योजना के विरोध में थे, विरोध में रहेंगे और हमारी मांग यही है कि सेना का पुराना स्वरूप बहाल हो और अस्थायी सैनिक की भर्ती होनी। ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे। हमारे साथ में मेहमान है दीपक रावत जी का रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, क्या वाकई में सरकार जो बेरोजगार देने के दावे कर रही है या फिर जो ये आंकड़े पेश कर रही है कि हमारे सरकार के दौरान तो बेरोजगारी दर जो है वो कम होता गया, लेकिन असल में तो युवाओं की ओर से आंदोलन भी जारी है, युवाओं का गुस्सा भी खुलकर देखने को लगातार मिल रहा है, विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं। सच क्या है धरातल का? गरिमा जी, सरकार से जब भी यह प्रश्न पूछा गया, चाहे आपके माध्यम से पत्रकारों ने पूछा हो या विपक्ष ने पूछा हो, तो एक रटा रटाया इनका एक भाषण होता है जो अभी इनके प्रवक्ता ने बोल दिया कि हम बेरोजगारी दर को कम करने में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अच्छा रोल निभाया है। मैं जो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं 2024 के 2023 के, इसके वो कौन सा आंकड़ा है कि जिसके वनस्पत इन्होंने ये आंकड़ा निकाला है? और पिछले 7 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड क्यों नहीं देते हैं? इससे पूर्व जो इनके मुख्यमंत्री थे उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं देते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या इनके साथ है। ये सिर्फ अपना जो आज का सरकार है, जो वर्तमान कार्यकाल है, इसको आंकड़ों की बाजीगरी में ये जनता के समक्ष और हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई दूर दूर नहीं बताते। अभी आप ही के सामने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 8 लोग बेरोजगार, 8 लोगों ने सेवानियोजन कार्यालय में अपने आपको रजिस्टर कर रखा है। ये बताते क्यों नहीं है कि उनका आंकड़ा कितना है? और जो ये अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना में जहां तक मेरी जानकारी है 2026 में पहला बैच आएगा बाहर, जब अग्निवीर के 4 साल के उनका पूरा जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो एक अलग समस्या आएगी कि उनको वो कहाँ समायोजित किए जाएंगे। आज अगर उत्तराखंड सरकार ये घोषणा करती है कि 10% उनको आरक्षण देती है, तो इस आरक्षण का कितना लाभ वो उठा पाते हैं ये उनके ऊपर है। लेकिन जिस प्रकार से अग्निवीर योजना पे लगातार विपक्ष करता आ रहा है, लगातार वो उस पर प्रश्न लगा हुआ है, वो वास्तविकता में कितना फायदेमंद हुआ ये योजना अभी ये पूर्णतः लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जब तक वो अग्निवीर लोग आएंगे 4 साल के कार्यकाल के बाद और एक नई जो यहाँ के देश या अपने आप को जो बाहर उस समस्या से जब अवगत होगा, जब तमाम राज्यों की सरकारें जिसमें उत्तराखंड की भी है, तब जाके पता चलेगा कि ये कितनी व्यापक स्तर में इसका ये सही योजना है या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर तो लगता है कि जो ये 10% की योजना इन्होंने करी है कि 10% आरक्षण अगर दिया जाता है, तो एक तरीके से हाँ, ये एक तरीके से स्वागत योग्य है, क्योंकि पहले से वो निश्चित होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है गरिमा जी, जो जितनी जानकारी उसमें आई है अग्निवीर योजना में,
अग्निवीर योजना में सबसे पहले उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको अगर 25% जो लिया जाएगा वो पत्र उनको बाद में आएंगे। यानी पिक एंड चूज की जो थ्योरी इन्होंने अपनाई है, एक तरीके से अफसरशाही को ये मजबूत करते हुए जा रहे हैं। जो अब तक हम सुनते आते थे कि विभागों में अलग अलग विभागों में हो, अब आर्मी में फौज में भी इस तरह की चीजें आ गई हैं। क्योंकि आदमी आप जब वो काम कर रहा होगा अग्निवीर बनकर, तो उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि वो भविष्य में स्थायी जो है सेना में भर्ती होगा कि नहीं होगा। वो जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसके घर में अगर पत्र आता है तो उसको जानकारी प्राप्त होगी कि उसको दोबारा से ले लिया गया है उस 25% में, जिसमें अग्निवीर की योजना में उन्होंने कहा है कि हम स्थायी उनको नौकरी देंगे सेना में। तो ये एक ऐसी समस्या है कि वो 4 साल अधमने से काम करेगा। ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहे कि जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो दिल लगा के काम करेगा क्यों? वो तो कहेगा मैं तो रिटायर और 4 साल में मुझे 20 लाख मिलने चले जाने। तो जो वास्तविकता है, जब ये समस्या हम बता रहे, बार बार विपक्ष बोल रहा है कि आप संशोधित करिए, लगातार बहुत बड़ी संशोधित करने का एक इसमें होना चाहिए अग्निवीर योजना में, ताकि जो वहां के अग्निवीर जो है उनको पूरा मार्गदर्शन हो सके और उन्हें समझ पाए कि क्या चीज है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। सुरेश जी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से आप हैं और बेरोजगारों की मांग लगातार उठाते हैं। इसके पहले भी हम कई मुद्दों पर बैठे हैं। जब सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगार लोगों का आंदोलन जारी है और अगर सरकार कह रही है कि हम तो बेरोजगारी दर को लगातार एक एक कर कम करते जा रहे हैं, अग्निवीरों का यहाँ पर मुद्दा है, अग्निवीरों को लेकर जो सरकार का कदम उठाया जा रहा है, इससे कितना संतुष्ट उत्तराखंड बेरोजगार संघ नजर आ रहा है? या कार्यशैली जो है इनके बेरोजगारों को लेकर, जो इनकी मंशा है काम करने की, उनको बेहतर चीजें प्रदान कर पाने की, वो कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है? अनम्यूट कीजिए सर पहले आप, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नवीन प्रसाली जी हैं हमारे साथ, क्योंकि अब सत्ता पक्ष के रूप में आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा से हम लोगों ने ये अग्निवीर योजना का विरोध किया, इसलिए किया क्योंकि देश की सुरक्षा में जो बंदा जाएगा, जो युवा जाएगा, वो 4 साल में क्या कुछ सीख पाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात पहले ये है। क्योंकि देश की कोई भी सरहद पर अगर हमारा सैनिक जाता है, युवा जाता है, युवा को वहां की भौगोलिक स्थिति को समझने में समय लगता है, कुछ महीने उसके ट्रेनिंग में चले जाते हैं और 4 साल के मामूली समय अंतराल में उसको घर बिठा देना, ये कोई इंसाफ नहीं है युवाओं के साथ। ये बहुत गलत योजना है। हमने इसका पहले भी विरोध किया और आज भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम अस्थायी रोजगार की बात करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का और इनकी हमारी प्रदेश सरकार का जो रवैया है, वो ये है कि अगर ये कहीं ठेले पे किसी को लगा देते हैं, किसी को अस्थायी रोजगार देते तो उसको रोजगार मान लेते हैं। और इनके तो पार्टी के खुद प्रवक्ता ने भी किसी डिबेट में कहा था कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी रोजगार है। तो ये किसको रोजगार मानते हैं, इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम अग्निवीर योजना को जो अग्निवीर योजना से रिटायर्ड होने के बाद जो युवा आएगा उसको आरक्षण देंगे। अब आरक्षण, कितना आरक्षण उत्तराखंड में देंगे ये लोग तो यही बता पाएंगे, क्योंकि 33% महिला आरक्षण है, उसके बाद SC का 19% आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, ST का आरक्षण है, राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है और तमाम तरह के आरक्षण है। तो ये कितना आरक्षण देंगे ये तो यही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आरक्षण इनसे अभी तक पूरा पालन कर नहीं पा रही है हमारी सरकार। क्योंकि अभी हमने देखा कि उत्तराखंड पुलिस के 2000 पदों पर विज्ञापन निकला और दुर्भाग्य देखिए कि महिलाओं के 33% आरक्षण होने के बावजूद महिलाओं के 33 पद भी उसमें नहीं थे। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हमारी तो समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में क्या कहते हैं और धरातल पर क्या दिखाई देता है वो हमें आज तक समझ नहीं आता है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है विभिन्न मंचों पर करोड़ों और अरबों रुपए का खर्च करके एक नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम, जो एक नया रवैया उन्होंने इस समय स्टार्ट किया है प्रदेश में, आज तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल जी ने भी कहा कि
सेवा योजना कार्यालय में आज लाखों की संख्या में युवा वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन क्यों, अब तो युवाओं ने वहां रजिस्ट्रेशन करना भी बंद कर दिया। तो ये जो परिपाटी यहाँ प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, बाहर की कंपनियों को हायर करके उनको अस्थायी रोजगार की व्यवस्था जो चल रही है प्रदेश में, ये प्रदेश के युवाओं के हित के लिए हितकर नहीं है। प्रदेश का युवा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है कि ये अस्थायी व्यवस्था सही नहीं है। जब तक किसी परिवार की आजीविका का चलती है, कुछ दिन उसको चंद पैसे मिलते हैं और उसके बाद वो फिर घर बैठ जाता है, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि 4 साल में युवा कितना कमाता है, क्या कमा लेगा 4 साल का युवा, 4 साल में नौकरी करके युवा। और आप यकीन मानिए कि ये कह रहे हैं कि हम उनको दोबारा रोजगार देंगे। 25 साल के युवाओं को यहाँ पर पुलिस भर्ती में आवेदन करने का मौका तो दे नहीं पा रही है हमारी प्रदेश सरकार। उनको तो ये लोग बुजुर्ग कह देते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जो सैनिक वहां से रिटायर्ड होके आएंगे उनको नौकरी देंगे। अब मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड पुलिस है, वहां ज्यादा संभावनाएं अग्निवीरों की हो सकती है, क्योंकि वो लोग वहां उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सेना के फील्ड से जुड़े हुए हैं। उसमें हो सकती है संभावनाएं कि अग्निवीरों को मौका दिया जाए। किंतु जब उत्तराखंड की सरकार, जब प्रदेश सरकार 25 साल के युवाओं को बुजुर्ग बताकर उनको भर्ती में आवेदन करने का मौका नहीं दे रही है, तो वो किस तरीके से अग्निवीर, किस तरीके से जवान हो जाएंगे प्रदेश में। अगर वो आर्मी में भर्ती करके, आर्मी में सेवा करके आ रहे हैं 4 साल की, तो क्या उनका वो जवानी का पैमाना है। और यहाँ जो प्रदेश का युवा अप्लाई करना चाहता है, 25 साल का युवा, 26 साल का युवा, उसको आपने भर्ती से वंचित कर दिया। तो ये सरकार का जो रवैया है, या सरकार का जो युवाओं को गुमराह करने का एक रवैया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अग्निवीर योजना का विरोध हुआ पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में अग्निवीर योजना का विरोध हुआ। हमने भी उसका विरोध किया, क्योंकि युवाओं के लिए सही नहीं है। क्योंकि युवाओं को अगर आपको रोजगार देना है तो अस्थायी रोजगार दीजिए। 19,000 पदों की, 19,000 युवाओं को रोजगार की बात प्रदेश सरकार करती है, लेकिन आज तक हमें खुद नहीं पता चल पाया, क्योंकि हम लोग तो बेरोजगारों की मुद्दों पर हमेशा आपसे चर्चा करते रहते हैं और तमाम रिसर्च हम करते हैं, तभी जाके फिर ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, स्थितियां क्यों हो रही हैं, ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं। अगर इनको रोजगार सरकार देने की बात कर रही है तो इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, अग्निवीरों को लेकर और बेरोजगारों को लेकर हम बात कर रहे हैं। अग्निवीरों की असली अग्नि परीक्षा 2026 की आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है। अग्निवीरों के सामने अब क्या समस्या है, और रही बात बेरोजगारी की, तो क्या असल में सरकार का ध्यान है भी सर? क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड के साथ हमेशा से जुड़ी रही हैं। आंकड़ों में हमेशा सरकार ने यही दिखाया कि बेरोजगारी दर कम होती आई है, युवाओं को बेरोजगार हमने इतने तरीकों से दिया है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और कहती है। गरिमा, हम उत्तराखंड में अग्निवीरों की बात इसलिए करते हैं कि ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है। बिल्कुल। और यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई सैनिक है या पूर्व सैनिक है, और इसीलिए वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि सैनिकों की पीड़ा क्या होती है, सैनिकों की उपलब्धि क्या होती है। और हम लोगों को तो गर्व है कि ये देवभूमि, वीर भूमि भी है, कि जहाँ के बहुत सारे लोगों ने इस देश के लिए या अलग अलग देशों में जाकर वहां की शांति सेना के काम में अपना बलिदान दिया है। ये गर्व की बात भी है। और कारगिल में भी हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि देवभूमि, वीर भूमि है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। तो इसमें उत्तराखंड में अगर चर्चा होती है तो लाजमी है। और देखिए, पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन ये स्थिति भी है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने से ये सारी चर्चाएं होना स्वाभाविक है। और कल निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो प्रदर्शन इनके छात्र संगठन का था, लेकिन इनके सारे बुजुर्ग भी उस प्रदर्शन में थे। ये अच्छी बात है, उनको युवाओं का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी चीज, जहां नशे की बात आप कर रहे हैं, देखिए, नशा बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है, ये पक्की बात मान लीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस रोज शराब तस्करों को और बाकी दूसरे तस्करों को स्मैक, गांजा, अफीम
और वो जो इंजेक्शन वाले भी पकड़े जा रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि इसको रोकने के लिए कार्य योजना बनती है, लेकिन चूंकि वो एक बार लत जो लग जाती है उससे पार पाना संभव नहीं होता। मुझे तो एक चीज में आश्चर्य होता है कि शराब की दुकान अगर किसी को लाइसेंस मिल गया तो वो उप दुकान खोल सकता है। मेरे को आश्चर्य हुआ कि रायवाले की दुकान ऋषिकेश श्यामपुर में खुल गई और डोईवाला की नहीं, मोकमपुर की दुकान कुआंवाला में खुल गई, उप दुकान। अभी तक तो हम दुकान की बात कर रहे थे। उसके अलावा ग्रोसरी शॉप के नाम पर जो हर मोहल्ले में 4-5 दुकानें खुल गई हैं, इंपोर्टेड वाइन के नाम पर, जहां 300 रुपए अधिभार से ज्यादा जो बोतलों, किसी एक बोतल पे 300 रुपए से ज्यादा का अधिभार होगा वो बिकती है। उससे सस्ती वाली दूसरे ठेकों में बिकती है। तो एक वो भी तरीका है। अब निश्चित तौर पर सरकार को इससे लाइसेंस मिलता होगा, लाइसेंस फीस मिलती होगी, अधिभार मिलता होगा, एक राजस्व में वृद्धि होती होगी, लेकिन ये हर जगह पे खुलना एक देवभूमि के लिए अच्छा परिचायक नहीं। एक तरफ हम देवभूमि कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमने तमाम 4 धाम के राष्ट्रों में शराब की दुकानें खोल दी। अगर हम सीधे सीधे ठेके नहीं खुलवा सकते तो ग्रोसरी शॉप खुल गई। मुझे आश्चर्य है कि ऋषिकेश नगर पालिका जब होती थी तो ऋषिकेश नगर पालिका के एक्ट में ये मेंशन था कि नगर पालिका की सीमा में कोई शराब की दुकान, कोई बार, कोई मीट अंडे की बिक्री नहीं हो। लेकिन अब नगर पालिका नगर निगम में अपग्रेड हुआ तो उसके बाद वहां शराब की दुकानें भी खुल गई, बार भी खुल गए, मांस मदिरा सब कुछ खुल गया। तो ये एक नया रूप सरकार ने देवभूमि का बना दी, जो निश्चित तौर पर एक तरफ हम सरकार सनातन धर्म की बात कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का बात करेगी, तो ये ठीक नहीं है। एक चीज और बोलूंगा मैं, देखिए हर प्रदेश में परीक्षाएं होती है भर्ती के लिए। हमारे यहाँ भी एक यूके SSSC है और दूसरा यूके UPSC है। यूके SC जो हम कहेंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब आप देखिए कोई भी परीक्षा नियत समय पर नहीं हो रही। कितनी परीक्षाएं स्थगित हो गई, उनका टाइम चला गया, जिसकी वजह से ओवरेज हो जाता है अभ्यर्थी, वो परीक्षा समय पर नहीं दे पाता, उन परीक्षाओं का शेड्यूल गड़बड़ा गया पूरा, जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ता जाता है। तो इन सब चीजों को भी सरकार को ठीक करना पड़ेगा। जी गरिमा। ठीक है, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी है नवीन जी, क्यों आखिर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए गरिमा जी, सरकार ध्यान दे रही, समस्याएं तो आपने सुनी ली होगी लगभग सभी की। जी मैं सुन रहा हूं, और विपक्ष के जितने भी आपने देखे होंगे सब में ये लबोलुआब भी आया कि क्योंकि हमने अग्निवीर का विरोध किया था इसलिए सब चीजों का विरोध करेंगे। अग्निवीर से जो भी योजनाएं जुड़ी हैं हम उनका विरोध करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो। इनका तो ये कहना है क्योंकि उनको अग्निवीर की समझ नहीं है, अग्निवीर की उपयोगिता, अग्निवीर की जो उद्देश्य है वो समझ में नहीं है। इसलिए ये है कि हमने तो तब विरोध किया था, आज भी विरोध करेंगे, कल भी विरोध करेंगे, और फिर वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। देखिए रोजगार देने की बात जब आती है तो रोजगार की सिंपल परिभाषा यह है कि जिससे आपकी जीविका उपार्जन होता है वो रोजगार की श्रेणी में आता है। उसकी कैटेगरीज अलग अलग होती है, वो अपने व्यक्ति अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेनिंग, अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में जाता है और वहां पर और उद्यम करके और ट्रेनिंग प्राप्त करके उच्चतम स्तर को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, आप देखिए सरकार की एक सीमा है और सरकार की जितनी सीमा है रोजगार देने की, सरकार उसमें पूरी तरह से काम कर रही है। अगर मैं बात करूं केवल अपनी सरकार की बात करें तो ये साफ है, जैसे पंजीकरण का डेटा लेके आए, लेकिन ये उस डेटा को लेके नहीं आए जो सरकार ने जो रोजगार दिया है। सरकार कह रही है कि 17,000 हमने रोजगार दिया है और सरकार ने दिया भी है उसी सेवा नियोजन विभाग में जहां से पंजीकरण का डेटा लेके आए हैं, जहां से आप पंजीकरण का डेटा लेके आए हैं वहीं पर वो डेटा भी है। अगर आप उसको भी ले आते तो सही रहता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप सरकारों की तुलना करेंगे धामी सरकार के सापेक्ष, अगर अन्य सरकारों की बात करें तो जितना धामी जी ने अपने कार्यकाल में रोजगार दिया है उतना पिछले
20-21 सालों में रोजगार यहाँ पर नहीं दिया गया सरकारों द्वारा। तो इसकी एक अच्छी पहल धामी जी ने की है और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि और ताकि वो चीजें बढ़े। और जहां तक है कि अभी अरुण जी बोल रहे थे क्योंकि बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, वास्तव में बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हर चीज में लोग अदालतों में चले जाते हैं, फिर न्यायालय में वो मुद्दा अटकता है क्योंकि न्यायालय सरकार से बाहर होते हैं, फिर उसमें जो ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां रिक्त पद है सभी को जल्दी से जल्दी भरा जाए और अच्छे तरीके से भरा जाए। इसीलिए यहाँ पर नकल विरोधी कानून सबसे कठोर पास किया गया। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि ताकि कोई भी हमारे युवाओं के साथ धोखा ना हो, परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो और सारा काम स्मूथ चले। क्योंकि आज संस्कृति आज नहीं बिगड़ी है, संस्कृति शुरू से ही बिगड़ी हुई है। राजनीतिक जो कार्य संस्कृति थी वो बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है और सरकार का वो जो कदम है वो सामने दिख भी रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में अभी आप देखेंगे कि योजना सरकार बना रही है और जो भी लोग होंगे उत्तराखंड के स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, सबको एडजस्ट करने की सरकार एक योजना बना रही है और उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम जितना होगा उतना रोजगार दिया जाएगा और भी अन्य क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर्स में है जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो आ रहा है, जो ग्राउंडिंग जिसकी हो रही है, तो उन सब में हमारे लोग लगेंगे। तो मैं समझता हूं कि जहां तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर कुछ 2 उद्देश्यों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आर्मी जैसे इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली है जो चरित्र निर्माण के लिए सर्वोपरि है। दूसरा, उनको वहां पर अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो 4 साल की ट्रेनिंग लेकर और कुछ पैसा लेकर भी और 4 साल के दौरान पैसा भी मिला। तो आप ये देखिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं वो बच्चे जाते हैं तो किसी कॉलेज में अगर छोटा मोटा कोर्स भी करते तो उनको 8-10 लाख रुपए इन 4 सालों में लगाना पड़ता और जबकि उसके उलट उनको कोर्स भी मिल रहा है और देश की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, उनका डिसिप्लिन बन रहा है, उनका चरित्र निर्माण हो रहा है और 10-12 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है, बीच में सैलरी मिल रही है। तो अन्य जो हम सोच रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सुरक्षा हो, मेडिकल हो, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक हो, उन फील्डों में उनकी तैनाती की जाएगी ताकि वो सेवाएं और दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार कम हो। ये हमारी सरकार की एक सरकार का नजरिया इस तरफ काम कर रहा है। जी गरिमा, वो वाली हो गई है कि कुछ नहीं से कुछ ही सही, ऐसे से बहुत कुछ है, कुछ नहीं से बहुत कुछ है। सर बहुत कुछ वाली स्थिति तो फिलहाल नहीं नजर आ रही, बस वही है ना कि कुछ नहीं से कुछ ही सही स्थिति अब बेरोजगारों के सामने आ गई। तो ऐसे में फिर वो क्या नहीं अपनाएंगे? हर व्यक्ति पलायन के लिए थोड़ी तैयार हो जाएगा या मजबूर हो जाएगा। हर व्यक्ति की स्थितियां अलग होती हैं। शेषपाल जी, वही वाली स्थिति ला दी क्या सरकार ने? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर योजना की समझ विपक्ष को नहीं है। भाई चलो ठीक है, विपक्ष ना समझ है, लेकिन ये जो देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान लगातार इसका विरोध कर रहा है, सेना के पुराने स्वरूप की मांग कर रहा है, वो भी मतलब ना समझ है। तो केवल समझ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही है, बाकी तो सारे के सारे कोई अग्निवीर। ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाइए। दूसरा, 1 मिनट, मैंने नवीन जी आपको नहीं टोका, कृपया। हाँ, नवीन जी बीच में। बिल्कुल। दूसरा गरिमा जी ये कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड भर्तियां करी साहब और विपक्ष की सरकारों में तो कोई भर्तियां नहीं हुई है। आपको मैं याद दिला दूं, अगर इस राज्य के अंदर रोजगार का डाटा आप उठा करके देखेंगे तो सारी स्थिति अपना साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई और रोजगार देने का काम किसने किया, इस राज्य का ढांचागत विकास करने का काम किसने किया, किसने इस राज्य के नियोजन की रूपरेखा रखी है। ये केवल बातें कर रहे हैं और इन्होंने कितना रोजगार दिया, एक मैं जरा उसको भी आपको बता दो। इनके जो है अभी तक 3 मुख्यमंत्री इन 8 सालों में बने हैं और पहले मुख्यमंत्री जो इनमें थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कई बार विज्ञापन छपवाए, अखबारों में हेडलाइनें छपी कि हम 25,000 पदों पर जो है युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। वो बार विज्ञापन छपने के बाद, अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद भी वो 25,000 भर्तियां अपने कार्यकाल में तो नहीं कर पाए। उसके बाद आए माननीय तीरथ सिंह रावत जी। तीरथ सिंह रावत जी की जब विदाई हो रही थी जिस दिन 4 महीने बाद, तो मुख्यमंत्री आवास में रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं भी टकटकी लगा करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था कि मैंने कहा हो सकता कोई बहुत बड़ी घोषणा होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जो है 25,000 पदों पे भर्ती करने वाले थे। अरे भाई, लेकिन वो कर नहीं पाए बेचारे। लेकिन उसके बाद माननीय धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि 25,000 पदों पे हम भर्ती करने जा रहे हैं। वो 25,000 पद आज जो है 8 सालों में भरे नहीं जा सके हैं गरिमा जी। और ये जिन
16,000 पदों में भर्ती का दावा कर रहे, बेरोजगार उस आंकड़े से सहमत नहीं है। वो पता नहीं है कि भाई कहाँ वो भर्तियां हो गई है। तो भाई आप झांसा मत दीजिए, आंकड़ेबाजी का खेल हमारे बेरोजगारों से मत कीजिए। जो उनकी योग्यता है उसके हिसाब से विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, तत्काल उस पर भर्ती कीजिए। डबल इंजन की बात आप करते हैं, तो डबल इंजन उत्तराखंड को दिखाई भी तो देना चाहिए ना, हमारे युवाओं को उसका लाभ। और वो उत्तराखंड के लिए काम भी करना चाहिए। शिषपाल जी, दिखाई दिया तभी तो सरकार रिपीट हुई, और 25,000 की बात करें 17,000 उसमें से कर दिए। लेकिन सर बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बढ़े, ये भी तो बड़ी बात है। ठीक है, सरकार आपकी रिपीट हो रही है, आपकी बातों पर विश्वास सरकार कर रही है, तो क्या आप सरकार को धोखा देते जाएंगे? आप जनता को धोखा देते जाएंगे? आप बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। और अगर कर रहे हैं तो ये सुरेश जी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसकी लड़ाई लड़ रहा है? इनको सबको रोजगार क्यों नहीं मिला? मैं तो सीधे तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं? ये संघ चल कैसे रहे हैं? ये भी तो है। अब शिषपाल जी कहेंगे मैं तो राजनीतिक बेरोजगार हूँ, उसमें हमारी क्या गलती है? आप बताइए ना। यूकेडी बेरोजगार है, हमारी क्या गलती है? ठीक है सर, ठीक है, वो व्यक्तिगत हमला आप कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं अपने विपक्षियों पर। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को रोजगार नहीं मिलेगा, बाकी सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, सुन लेते हैं सर। देखिए, तंज अलग चीज है, लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है। सुरेश जी बताइए सर, अगर सबको मिल गया रोजगार, डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं सर? आपका संघ कर क्या रहा है? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे। गरिमा जी, एक बात तो स्पष्ट कर दी नवीन पिरसाली जी ने कि हम 4 साल का रोजगार नहीं दे रहे हैं अग्निवीरों को, उनको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इन्होंने अभी कहा कि हम 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोजगार नहीं। उस चीज को गलत, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, रोजगार अब सुन लीजिए नवीन जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं। फील्ड में और भी सेट करने का नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल देंगे? अच्छा, तो बोलने तो दीजिए, ठीक है, अग्निवीर को 4 साल की ठीक है, हो गया। अब आपस में ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज, गलत बात है, बोलने दीजिए उनको। पैसा भी दिया जा रहा है और उनको आगे आरक्षण देकर सरकारी सेवाएं भी दी जा रही है। नवीन जी, अगर आपकी सरकार ने वाकई 19,000 पदों पर 19,000 युवाओं को रोजगार दिया है, तो आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि हमने 19,000 पदों पर इस विभाग में इतने पद, इस विभाग में इतने पद, इस विभाग में इतने पदों पर रोजगार दीजिए। आप श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे थे? भाई साहब, हमने तो डोमेन पर डाला ना, आप उसका विरोध कर दिए, आप ले आए, आप कर दीजिए, आप उसको बोल दीजिए। नवीन जी, बीच बीच में नहीं बोलिए प्लीज, आप शांत हो जाइए। बोल चुके ना आप सर, प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए। सुरेश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नवीन जी से मेरी दरख्वास्त इतनी है, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, आप कृपया बातों को सुन लीजिएगा। आपने खुद कहा कि 19,000 पदों पर रोजगार दिए हैं हमारी सरकार ने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिन 19,000 पदों पे आपने रोजगार दिया, एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए और बता दीजिए कि फलां विभाग में फलां इतने युवाओं को रोजगार दिया। बिल्कुल, वो श्वेत पत्र नहीं आएगा, वो श्वेत पत्र सामने नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, आंकड़े तो बहुत सारे पेश जाते हैं। ठीक है नवीन जी प्लीज, और मेहमान भी आए ना चर्चा करने के लिए, कि सिर्फ आपसे ही बातचीत करते रहें। नवीन जी, आपको राज्य सरकार से तो होगी, हमसे तो बात हो रही है। अगर मैं साथ क्लियर करते जा रहा हूँ उसको, मैं बात में किसका याद रखूंगा बताओ? 4 लोगों का मैं कैसे याद रखूंगा? मैं भी तो साथ क्लियर करते जाऊंगा ना। सर प्लीज, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता डिबेट का एक, सर लिखते जाइए सर प्लीज, ये तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का। एक तरीका होता है, आप लिखते जाइए, उसके बाद में फिर जब मैं आपके पास आऊँ सबकी बातों का उत्तर दीजिएगा। अरुण जी बताइए, साफ तौर पर श्वेत पत्र जारी करने की बात ये कह रहे हैं, क्या निकल कर सामने आ रहा है? लेकिन चर्चाओं में सिर्फ आंकड़े पेश कर देने भर से क्या सच्चाई बदल जाएगी? अब नवीन जी शांत हो जाइए, वरना आपको म्यूट कराएंगे प्लीज। मेरे पास जवाब नहीं है, मैं तो हाथों हाथ जवाब दे रहा हूं। सर प्लीज नवीन जी शांत हो जाइए। डिबेट में बैठने का एक तरीका होता है, कम से कम सभ्यता दिखाइए थोड़ी सी। बोलिए आप अरुण जी। नहीं है नवीन जी प्लीज सुन लीजिएगा, विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि 19,000 पदों पे। हाँ ठीक है सर, हो गया सुरेश जी, ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। अरुण जी को अब सुन लेते हैं। सुरेश जी ठीक है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, प्लीज शांत हो जाइए। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही, अरुण जी आप बोलिए, और प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये तरीका नहीं होता है सर। बोलिए अरुण जी आप। देखिए, ये डिबेट का विषय हो सकता है, ये अलग विषय है कि सरकार दावा करती है कि उन्होंने इतनों को रोजगार दिया और विपक्ष कह रहा है इतनों को नहीं मिला। तो ठीक है, वास्तव में ये सही बात है कि एक श्वेत पत्र अगर सरकार जारी कर दे तो क्या बिगड़ जाता है? उसमें मेहनत कहाँ लग रही है? अधिकारी को कहना है, निर्देश देना है, अधिकारी तैयार करेगा।
कोई बैठ के किसी मंत्री ने तो तैयार नहीं करना है या मुख्यमंत्री ने तैयार नहीं करना है। तो जहां तक मुझे लगता है ये मांग जायज है कि श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए कि अगर वो दावा करते हैं कि इस प्रदेश के 17,000 या 19,000 जो भी आंकड़ा हो या 50,000 हो, जो भी आंकड़ा हो, वो जनता के सामने आए कि आपने किस विभाग में कितने लोगों को रोजगार दिया। ये ठीक बात है कि जब अब तो एक परिपाटी हो गई, पहले वो होता नहीं था, अब तो मंत्री मुख्यमंत्री सब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो अब जब बांट रहे हैं तो वो गिनती भी आ जाती है। जैसे अभी कल या परसों धन सिंह ने बांटे हैं, जो सहकारिता मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी जब बांटते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, ये सामने आ जाए। लेकिन सर बात वही है ना, छुपाया तब जाता है जब चीजें अलग होती हैं, जब सब पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं होता ना चीजों को, तब छुपाया जाता है। और जब पता होता है कि सच अगर उजागर हो गया तो तस्वीर कुछ और निकल कर आएगी, और सच तो पहले ही उजागर है। अब ये आंकड़े पेश कर दे कि हमने 100% लोगों को रोजगार दे दिया, तो कैसे हो जाएंगी वो चीजें स्पष्ट? साफ तौर पर हमने तो कहा ना कि सुरेश सिंह जी कर क्या रहे। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ सर, 100% लोगों की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, है ना। तो वो चीजें हैं जिस पर अगर काम होगा। श्वेत पत्र की बात देखिए, सुरेश जी ने भी कहा, क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर देते आप उसमें? हाँ बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि श्वेत पत्र में एक 10 रुपए का आजकल आरटीआई चलती है, आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। 10 रुपए डाल के आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर बात पर श्वेत पत्र मांगना जरूरी है? आपको अधिकार दिया है सरकार ने। क्या बात है सर, बेरोजगार आपसे अगर रोजगार के बारे में पूछते हैं तो आप ये जवाब देते हैं। अब ये आपके विपक्षी थोड़ी हैं, आप कह रहे हैं आरटीआई डालकर। ये सोचिए ना, आप जनता को ये जवाब देंगे तो कैसे जनता आपके जवाबों से संतुष्ट होगी? इनको आप विपक्ष में मत कीजिएगा। सुरेश सिंह जी आपके साथ में बैठे हैं इसी पैनल में। सरकार जो चीज डोमेन में उपलब्ध है उसके लिए आप श्वेत पत्र मांगने की क्या आवश्यकता है? अगर वो गलत है तो उसके आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। जहां से आप पंजीकरण का डेटा लेके आते हैं वही नियोजन में वो भी है डेटा। तो आप अपने ठीक है सर, देखिए उम्मीद यही है ना कि कम से कम आप बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, और जो लड़ाई उत्तराखंड में लगातार युवा लड़ते आए हैं उनको न्याय मिलेगा। माफी के साथ हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अग्निवीरों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर। एक तरफ जहां सरकार दावे कर रही है बेरोजगारी दर कम करने के, तो वही विपक्षी लगातार सरकार पर बेरोजगारों को नशे की ओर ढकेलने के आरोप लगा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आपके न्यूज इंडिया देखते रहिए।